तो ऐसे 315 में हमने क्या देखा कि एज ए ऑडिटर जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि एंटिटी कैसी है। आप जब किसी से शादी भी करते हो या रिश्ता देखने के लिए जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो कि सामने वाला कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा कमाता है, वो कौन से इंडस्ट्री में है, सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, पूरा रिस्क असेसमेंट करते हो, उसके बाद ही आगे डिसाइड करते हो, उसके बाद ही आगे डिसाइड करते हो कि शादी करनी है कि नहीं करनी, है ना। तो ऑडिट भी क्या था, बिल्कुल एक मैरिज की तरह था। तो इसी तरीके से ऑडिट में भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दूल्हा बनने से पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, प्रॉपर एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क थे उनको कंसिडर करते हैं, जो भी आईटी रिस्क था उसको कंसिडर करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द रिस्क रिस्पॉन्स, ऑडिटर क्या करता है, ऐसे 330 में अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करता है टू असेस्ड रिस्क, अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करता है टू असेस्ड रिस्क, ठीक है। तो ऐसे 330 एक कंटिन्यूएशन है ऐसे 315 का, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऐसे 315। तो देखना स्कोप ऑफ दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to design and implement responses to the risk of material misstatement identified and assessed by the auditor in accordance with ऐसा 315, that is identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment in a financial statement audit। यहाँ स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, करेक्ट कर लेना, इट्स आइडेंटिफाइंग, Now the objective of this particular essay is, the objective of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement। अब जो मैंने risk of material misstatement का assessment करा ऐसे 315 के हिसाब से, अब मुझे क्या करना है, उस misstatement को identify करके उसके बारे में evidences लेने हैं ताकि मैं क्या कर सकूं, रिपोर्टिंग कर सकूं। अब एविडेंसेस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना रिस्पॉन्स इंप्लीमेंट करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। तो ऐसे 315 में मैंने क्या किया, ROMM आइडेंटिफाई किया। अब बेस्ड ऑन द ROMM आइडेंटिफाइड मैं 330 में क्या करूंगा, अपने प्रोसीजर्स लगाऊंगा ताकि मैं क्या कर सकूं, मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करके मैं एविडेंसेस ले सकूं और एविडेंसेस लेकर मैं रिपोर्टिंग कर सकूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, ठीक है। अब पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जब हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया असर्शन लेवल पे, जब हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया असर्शन लेवल पे, हम असर्शन लेवल वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं किसी पार्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में, किसी पार्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, मतलब इन शॉर्ट कोई बैलेंस शीट आइटम में, कोई P&L आइटम में, तो उसी का हमने नाम क्या दिया, असर्शन लेवल। तो जब हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं असर्शन लेवल में, तो उस आइडेंटिफिकेशन के अगेंस्ट हम लोग दो तरीके के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जिसका डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग में किया था। कुल मिलाकर ऑडिटर दो तरीके के प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, ठीक है। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसको बोला जाता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसको बोला जाता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स। और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या था, कंट्रोल की चेकिंग करना। अब कंट्रोल का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तीन ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल के तीन ऑब्जेक्टिव हैं, प्रिवेंशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर मैं क्या करूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके मैं क्या करूंगा, मैं इवैल्यूएट करूंगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं। वही चीज हो गया। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होता है,
These are the procedures designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting or correcting material misstatement at the assertion level. ठीक है, तो हम लोग जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं वो क्यों परफॉर्म करते हैं? ये देखने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइंड है कि नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइंड है कि नहीं है, एंड थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, मैंने तुमको बेसिक लेक्चर में बताया था कि कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम लोग इंटरनल कंट्रोल का डॉट चेक करते हैं। याद आया कि कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम लोग इंटरनल ऑडिटर का डॉट चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल का डॉट चेक करते हैं। डॉट क्या था? डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड थ्रू आउट द पीरियड। डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड थ्रू आउट द पीरियड, यानी कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं तीन चीजें इवैल्यूएट करता हूं। सबसे पहले मैं ये इवैल्यूएट करता हूं कि डिजाइन ऑफ कंट्रोल सही है कि नहीं, यानी सुटेबल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, whether suitable controls are being implemented। दूसरी चीज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि सुटेबल कंट्रोल्स तो इंप्लीमेंट कर लिया, डिजाइन तो सही है, बट वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। और तीसरी चीज वो थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूअसली ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। जस्ट इमेजिन बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आधी टाइम वर्क कर रहा है, आधी टाइम वर्क नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मीट द ऑब्जेक्टिव। तो वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए, थ्रू आउट द पीरियड वर्क करना चाहिए। जस्ट इमेजिन बैंक का जो कंट्रोल सिस्टम है, अब जब भी कंट्रोल सिस्टम की बात करें ना, तो पहले एग्जांपल मैं बैंक्स का देता हूं, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम कहीं एग्जिस्ट करता है ना, तो वो बैंक्स में करता है। तुम इमेजिन करके देखो, इतने लाखों यूजर्स, कोई बंदा पेमेंट डिपॉजिट कर रहा है, कोई बंदा पेमेंट विड्रॉ कर रहा है, कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई पेटीएम से पे कर रहा है, कोई जीपे से पे कर रहा है, अलग अलग यूपीआई मैकेनिज्म से पे कर रहा है, कोई नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर कर रहा है। एंड एज एंड व्हेन दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, तो इंस्टेंटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जस्ट इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड आपका अकाउंट बैलेंस अपडेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अब सोचो अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। मान लो तुम्हारे अकाउंट में 60,000 रुपए हैं, 60,000 है, तुमने 50,000 का ट्रांजैक्शन करा पेमेंट का। अब वो कंट्रोल को इंप्लीमेंट होने में बस 30 सेकंड्स का डिले हो गया, 30 सेकंड्स तक बैलेंस अपडेट नहीं हुआ, वो 60,000 ही दिखा रहा है। तुम दोबारा से 30 सेकंड्स के अंदर दूसरी बार 50,000 ट्रांसफर करोगे, वो भी चला गया। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन अब वो कंट्रोल अगर थोड़े वक्त भी काम नहीं करेगा तो क्या होगा? बैंक का तो मतलब गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। So that is why it is important कि वो controls throughout the period operate करें। The control should operate throughout the period। अब देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया मैंने, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंने परफॉर्म करा। अब एक चीज मेरे को बताना, हमने दो तरीके का रिस्क पढ़ा था जो मैनेजमेंट के लेवल पे अराइज होता है, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अगर मान लो कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा। अगर मेरा असेसमेंट ये है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मैं ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा। अगर मेरे को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखाई देती है, कोई कमी दिखाई देती है, तो हमने ऐसा 265 में पढ़ा है कि हम क्या करेंगे उस चीज के बारे में, दोज चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का बेसिक मतलब क्या था? तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब था फिगर्स को चेक करना। इन शॉर्ट अगर बात करें तो फिगर्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग दो तरीके से हो सकती थी, या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करके, डिटेल्ड में वाउचिंग करके, वेरिफिकेशन करके, एजर्शंस वेरीफाई करके, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, रेशियोज एनालाइज करके, है ना। अब पहले हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं या पहले हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन हम लोग पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों परफॉर्म करते हैं? सो दैट अपने को असेसमेंट हो जाए कि भाई अपने को सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कितना परफॉर्म करना है। और उसके लिए कौन सा लीगल टर्मिनोलॉजी दिया था मैंने कि कितना परफॉर्म करना है? नेचर, टाइम, एक्सटेंड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शैल डिसाइड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्लियर है? मतलब कुछ नया नहीं है,
कुछ नया नहीं है, मोस्टली द कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यहाँ भी हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, बस ब्रशअप ही करने वाले हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या था? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें रिस्क ऑफ मेटेरियल, हमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या करना है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करना, वो तो हमने असेस किया था कि रिस्क है। अब असेसमेंट के बाद हमें क्या करना है? एक्चुअल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, असर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, असर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो वे में क्लासिफाइड था। कौन सा? दो कैटेगरीज था सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स था टीओडी, और दूसरा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स था। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या था? अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स को एग्जामिन करना, मतलब एसीडी को एग्जामिन करना। अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स को एग्जामिन करना, वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, जर्नल एंट्रीज एग्जामिन करना। काफी डिटेल्ड में मैंने वो लिखाया हुआ है तुमको ऑलरेडी, ठीक है। अब एक चीज बताना, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटर क्या करने वाला है? मैंने पूछा बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर क्या करने वाले हो? तुम बोल रहे हो एनालिटिकल। एंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करेगा कि उसका एंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होगा, कितना रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने देखा यार कंट्रोल्स ना बहुत खराब है, कंट्रोल रिस्क बहुत हाई है, कंट्रोल्स बहुत खराब है, तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाऊंगा या कम लगाऊंगा? ज्यादा लगाऊंगा। मैंने देखा कंट्रोल्स ना बहुत अच्छा है, कम। तो जितना अच्छा होगा कंट्रोल उतना मैं क्या करूंगा? कम। अब मुझे लगा, और सिमिलरली जब मैंने रिस्क का असेसमेंट किया था, आरओएमएम का असेसमेंट किया था, अगर मुझे लगा कि आरओएमएम कम है, अगर मुझे लगा कि आरओएमएम कम है तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम लगाऊंगा। अगर मुझे लगा आरओएमएम ज्यादा है तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि यार असेसमेंट करके आरओएमएम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे क्या लग रहा है? आरओएमएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, या और मुझे लग रहा है कि कंट्रोल्स ना 100% इफेक्टिव है। इतना रॉबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इतना रॉबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, मतलब मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। तो इन दैट सिचुएशन आर वी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म substantive procedures? Yes, you are required to perform substantive procedures in any scenario whatsoever. You cannot eliminate your substantive procedures altogether. You have to perform some amount of substantive procedures for every material class of account balance, class of transactions, disclosure. Every material class मतलब एक क्लास मतलब मान लो इन्वेंट्री है, ठीक है, एक क्लास इन्वेंट्री है, एक क्लास तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है, एक क्लास तुम्हारा करंट एसेट है। तो भैया हर क्लास के लिए तुमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने हैं। तुम किसी भी क्लास के लिए बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि यार इन्वेंट्री में तो कुछ रिस्क ही नहीं लग रहा, बिल्कुल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करूंगा, तो तुम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, व्हाट वी कैन डू प्रैक्टिकली इज, अब काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर अपने को लग रहा है ना कंट्रोल्स बहुत अच्छा है, अगर ऐसा अपने को लग रहा है ना कि आरओएमएम जो है पार्टिकुलरली बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चला ले, हम लोग वहां टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म ना करें। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म ना करूं, क्योंकि अल्टीमेटली एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का ही पार्ट है। अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर रहा हूं तो वो भी तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चला लें कुछ एरियाज में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ना करें, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ऑल टुगेदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ही ना करें। तो irrespective of the assessed risk of material misstatement, auditor shall perform substantive procedures for each material class of transactions, account balances and disclosures. एंड ऑडिटर जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा वो साथ में क्या इंक्लूड करेगा? बोला आप अगर रिकंसाइल करते हो ना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल करते हो, फिगर्स को मैच करते हो, वो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट है। आप जर्नल एंट्रीज एग्जामिन करते हो तो जर्नल एंट्रीज एग्जामिन करना भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट तो था सिंपल, ये पार्ट तो था सिंपल, अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है। अब जो ऐसा 330 में करेंगे वो नया है,
अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है, पुराने वाले कंटेंट को खाली रिवाइज किया है। प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड में देखने को मिलती हैं, बट मैंने तुमको ऑलरेडी पहले करा लिया, तो उससे क्या हुआ कि स्टैंडर्ड में सेकंड रिवीजन हो गया। अब देखना रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस, रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस। तो कुल मिलाकर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया, टीओसी किया, मैंने टीओडी किया, मैंने सैप किया, है कि नहीं? तो मैंने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। अब फाइनली सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अल्टीमेटली मेरा ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या था? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एविडेंस लेना। ओपिनियन देना स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके लिए तो 705 है, 700 है। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एविडेंस लेना बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस 3 प्रोसीजर्स मैं एविडेंसेस लूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे SAA मिला या नहीं मिला। अगर मुझे पर्याप्त एविडेंस मिल गया तो मैं ओपिनियन दे दूंगा, और अगर मुझे पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? सोचो, मैंने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मुझे पर्याप्त एविडेंस मिल गया, तो मैं क्या करूंगा? ओपिनियन दे दूंगा। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मुझे पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला, मैं और प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा जो भी सुटेबल है। एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी मुझे पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला, ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा। और मॉडिफिकेशन में क्या आ सकता है? या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, नॉर्मली वही आएगा। एविडेंस नहीं मिला तो उसके केस में स्टैंडर्ड वो तो आएगा नहीं, एडवर्स तो आएगा नहीं। ठीक है, एकदम लॉजिकल है। अब देखना स्पेशल कंसिडरेशंस, मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। स्पेशल कंसिडरेशंस, मार्क इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, using audit evidence obtained in interim period, using audit evidence obtained in interim period। ठीक है, मान लो अब क्या बोल रहे हैं, देखो एक होता है, अब हम लोग जो ऑडिट करते हैं ना वो फेजेस में करते हैं। एक होता है कि हमने साल के बीच में कुछ ऑडिट किया, साल के बीच में थोड़ा मोड़ा चेकिंग किया, और फिर फाइनली जो एंड ऑफ द ईयर है वहां जाके हमने चेकिंग करी। ठीक है, तो आपने जब इंटरिम पीरियड में चेक किया था, आपने जब इंटरिम पीरियड में चेकिंग करी थी, इंटरिम पीरियड मतलब समझते हो ना, बीच का पीरियड। तो आपने जब इंटरिम पीरियड में चेकिंग करी थी, मान लो इंटरिम पीरियड में तुमने जो भी चेकिंग करी थी, तो तुमने क्या लिया था? उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस लिए थे, है कि नहीं? तुमने उसके रिगार्डिंग क्या लिया था? एविडेंसेस लिए थे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है बाद में? जब तुम ऑडिट करने के लिए जाओगे तो तुमको क्या करना है? जब फाइनल स्टेज में तुम ऑडिट करने के लिए जाओगे तो क्या करना है? इंटरिम पीरियड तक जो एविडेंस ले चुके हो दैट इज फाइन। अब जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए तुमको एडिशनल एविडेंस लेना है। सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं कि इंटरिम पीरियड तक ऑलरेडी तुम क्या ले चुके हो? एविडेंस ले चुके हो। ठीक है, अब तुमको क्या करना है? 2 चीजें। ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कुछ एविडेंसेस लिए थे इंटरिम पीरियड में। ऐसा हो सकता है कि इंटरिम पीरियड के बाद अब तो जब तुम ईयर एंड में ऑडिट करने के लिए आए हो तो वहां कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गया, वहां कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गया। तो अगर चेंजेस हुआ है तो तुम क्या करोगे? चेंजेस का भी एविडेंस लोगे कि नहीं? जो चेंजेस हुए उसका भी एविडेंस लोगे। और साथ ही साथ तुमने तो ऑडिट इंटरिम पीरियड तक का किया था, एविडेंस इंटरिम पीरियड तक का किया था, जो रिमेनिंग पीरियड है उसका भी एडिशनल एविडेंस ले लोगे। मतलब सिंपल सी बात करें तो बिल्कुल ऐसी चीज हो गई कि मान लो तुमने लेट अस से साल के बीच तक तुमने जो भी पढ़ाई करी है, साल के बीच तक तुमने जो भी पढ़ाई करी है, ठीक है, 1 साल का टाइम गैप है एग्जाम देने का, साल के बीच तक तुमने जो भी पढ़ाई करी है, या लेट अस से 6 महीने का अटेम्प्ट है तो तुमने 3 महीने के फेज में जो भी पढ़ाई करा है, फेब मार्च तक, फेब तक जो भी पढ़ाई करा है, जैन तक जो भी पढ़ाई करा है, तो तुम रिमेनिंग पीरियड में क्या करोगे? पहले तो ये देखोगे कि भाई जो जैन तक मैं पढ़ चुका हूं उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आया, हो सकता है कुछ सिलेबस में चेंज आ गया हो, पहली चीज। और दूसरी चीज जो बचा हुआ है उसको कवर करोगे, जैन तक जो नहीं किया था वो करोगे। सेम चीज यहां पे है, कुछ नया नहीं है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट्स, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट्स। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक चीज तुमको पता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो नॉर्मली मैं हर बार परफॉर्म करता हूँ, बार बार परफॉर्म करता हूँ। काफी बार क्या होता है पता है, मान लो मैं ही ऑडिटर हूँ क्लाइंट का, मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ 5 साल से 10 साल से, एक लंबा रिलेशन होता है ना, 5 साल का तो मिनिमम एक रिलेशन होता ही है अपना क्लाइंट के साथ, वो तो मिनिमम रिलेशन है। फिर आगे लंबा भी हो सकता है, अगर फर्म है तो 10 साल, रोटेशन नहीं है तो भैया फिर तो और लंबा, ठीक है, आगे लंबा भी हो सकता है, बट मिनिमम 5 साल का रिलेशन तो रहता ही है। तुमको क्या लगता है मैं कंट्रोल टेस्टिंग हर साल करता हूँ क्या? तो नॉर्मली मैं कंट्रोल टेस्टिंग हर साल नहीं करता। अगर सिचुएशंस फेवरेबल हैं, हालात फेवरेबल हैं, तो कंट्रोल टेस्टिंग में हर बार नहीं करता। मैंने एक बार प्रॉपर्ली कंट्रोल टेस्टिंग कर ली, मैंने एक बार थॉरली कंट्रोल टेस्टिंग कर ली, तो उसके बाद हर साल मेरे को कंट्रोल टेस्टिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले कंट्रोल टेस्टिंग किया था मैं उसी में रिलायंस प्लेस कर सकता हूं, उसी में भरोसा प्लेस कर सकता हूं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कंट्रोल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब मान लो मैनेजमेंट सेम है, लोग सेम है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है वो सारा सेम है, ऑडिटर सेम है, तो भाई हर साल कंट्रोल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार कंट्रोल टेस्टिंग बढ़िया से करी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेम है, जो टूल्स मैनेजमेंट यूज कर रहा है अकाउंटिंग के लिए वो भी सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, तो बार बार कंट्रोल टेस्टिंग की नीड नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि अरे यार पिछले साल मैंने कंट्रोल टेस्टिंग करी थी बट इस बार क्लाइंट ने ना अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चेंज किया, या मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, कुछ कंट्रोल्स में इन लोगों ने चेंज किया है, कुछ कंट्रोल्स अपडेट किए हैं, तब मेरे को दोबारा से कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? यस, तब तो दोबारा से कंट्रोल टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है यार पिछले साल मैंने कंट्रोल टेस्ट किया था और जो कंट्रोल टेस्ट किया था वो अब भी रेलिवेंट है, सो इन दैट सिनेरियो क्या मुझे दोबारा कंट्रोल टेस्टिंग करने की नीड है? नहीं, दोबारा कंट्रोल टेस्टिंग करने की नीड नहीं है। अब मान लो लेट अस से 2022 में मैंने ऑडिट पकड़ा, मैंने 2022 में प्रॉपर कंट्रोल टेस्टिंग करी, 2023 में मेरे को लगा कि ठीक है यार कंट्रोल टेस्टिंग दोबारा करने की नीड नहीं है, दैट इज स्टिल रेलिवेंट फॉर माय करंट पीरियड ऑडिट। कौन सा 2000? नहीं, ऑलरेडी हमने 2022 में प्रॉपर इवैल्यूएशन किया है ना, ऑलरेडी 2022 में हमने प्रॉपर इवैल्यूएशन किया है, और ऑडिट रिपोर्ट में कभी भी हम अपने प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताते, हमें जो मिस स्टेटमेंट्स वगैरह मिलता है उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऑलरेडी हमने 2022 के अंदर प्रॉपर इवैल्यूएशन किया है वहाँ पे कंट्रोल पे, तो प्रैक्टिकली अब मुझे दोबारा से देख, ऑल्दो प्रैक्टिकली क्या होगा, मैं थोड़ा मोड़ा देख लूंगा, मैं इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट फिर भी मंगा के देख लूंगा, जो लेटेस्ट ईयर का रिपोर्ट होगा इंटरनल ऑडिटर का वो फिर से मंगा के देख लूंगा, मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, 2-4 गवर्नेंस से बात कर लूंगा, उनसे WR ले लूंगा, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करूंगा अपनी सेफ्टी के लिए। बट स्टैंडर्ड ये कहता है कि दोबारा से आपको कंट्रोल्स को पूरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सोच के देखो, ऐसा हो सकता है क्या मैं हर साल यही बोलते जाऊं कंट्रोल टेस्ट किया तो था दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल टेस्ट किया तो था दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पता चला 5 साल हो गए ऑडिट को, 5 साल से मैं यही बोलते जा रहा हूं कंट्रोल टेस्ट किया तो था दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा तो नहीं चल सकता ना। तो बोला कि देखो अगर कंट्रोल में चेंजेस हुआ है, पिछले साल के कंट्रोल के मुकाबले अगर पिछले साल में कंट्रोल में चेंजेस हुआ है तब तो तुम कंट्रोल को दोबारा से टेस्ट कर लो, पिछले साल के कंट्रोल के मुकाबले इस साल में कोई चेंज नहीं हुआ है तो दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर 3 ऑडिट में एक बार टेस्ट करना है, हर 3 ऑडिट में एक बार टेस्ट करना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से हो गया कि एज ए टीचर मान लो मैंने एक बार क्लासेस रिकॉर्ड करी, ठीक है, अब फाइनल का जो ऑडिट का लेक्चर्स अपना मैंने एक बार रिकॉर्ड किया, तो अब अगर मैंने रिकॉर्ड किया अब मुझे लग रहा है कि यार अगले अटेम्प्ट में ना कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, नया नया स्टडी मैट है, सब कुछ नया नया है, नई रिकॉर्डिंग भी है भाई, बिल्कुल सेम है, तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करूंगा क्या? नहीं, उसका अगले अटेम्प्ट में भी आया, मतलब 2-3 अटेम्प्ट तो काम चला लूंगा आराम से, अमेंडमेंट आया तो अलग से अमेंडमेंट बोल के दे दूंगा। बट ऐसा भी नहीं है ना कि 4 साल तक काम ही चला रहा हूँ कि सिलेबस में तो चेंज नहीं है, सिलेबस में तो चेंज नहीं है, तो एटलीस्ट मान लो हर 3 से 4 अटेम्प्ट में एक बार तो नई रिकॉर्डिंग करूंगा, वो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट चलेगा, उसके बाद चेंज नहीं भी है तो फिर भी दोबारा क्या कर लेंगे, नई रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वरना बच्चों को लगेगा कि भाई पुरानी रिकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल वही चीज है, कोई चेंज नहीं भी होता है तो ऐसा ही बोलता है कोई बात नहीं तुम हर 3 साल में कंट्रोल टेस्ट कर लो, ये तो ऐसा का रिकमेंडेशन है, तुमको मन कर रहा है हर साल मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी है तुम हर साल करो,
ये तो ऐसे बोल रहा है कि भाई पिछले साल अगर जो कंट्रोल्स थे इस बार बिल्कुल सेम भी है ना, तो तुम कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन तुमको हर 3 साल में एक बार तो एटलीस्ट कंट्रोल की टेस्टिंग करनी होगी। और अगर सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है करंट ऑडिट में, तब तो तुमको दोबारा से कंट्रोल टेस्ट करने होंगे। ठीक, हाँ बेस्ड ऑन जजमेंट करना पड़ेगा, हर जगह बेस्ड ऑन जजमेंट ही है। ठीक है, अब यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रीवारंटिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो रीवारंट करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब मैंने बोला कि कंट्रोल्स में अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो आप कंट्रोल्स को दोबारा से टेस्ट कीजिए करंट ईयर में। अब कौन से फैक्टर्स हैं, वैसे तो मेरा जजमेंट लगाना है मुझे, लेकिन जजमेंट लगाने के लिए भी कुछ हेल्प तो चाहिए ना। तो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो मुझे वारंट करेंगे कि भैया आप कंट्रोल्स को दोबारा से टेस्ट कीजिए। तो मान लो हमें लगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि यार पिछले साल के जो लोग थे वो चेंज हो गए, पिछले साल के जो लोग थे वो चेंज हो गए। मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, रतन टाटा जी कंपनी को छोड़ के चले गए। पिछले साल रतन टाटा जी थे, मैंने कंट्रोल्स की चेकिंग बढ़िया से करी थी, सॉरी टाटा, और करंट ईयर में मैंने देखा कि रतन टाटा जी छोड़ के चले गए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट में कमी आ गई, लोग चेंज हो गए, माहौल चेंज हो गया। ठीक है, पहले मान लीजिए लेटर से आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो वहां ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे बीओडी में, लेकिन अब उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम कर दिए हैं, दे हैव रिड्यूस्ड देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसी आ गई। तो अगर तुमको दिख रहा है सामने से कि यार कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंसी आ गई है, और कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या था, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स में एक हिस्सा था, तो दोबारा से वो सिग्निफिकेंट चेंज है, तो कंट्रोल टेस्टिंग दोबारा से करोगे। सिमिलरली इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था मॉनिटरिंग। तुमको लग रहा है कि यार कंट्रोल्स की ना मॉनिटरिंग नहीं होती अच्छे से, कंट्रोल तो अच्छा था लेकिन कंट्रोल की मॉनिटरिंग नहीं होती प्रॉपर्ली। अगर कंट्रोल की मॉनिटरिंग हो रही होती प्रॉपर्ली, तब तो तुम बोलते यार पिछले साल मैंने टेस्ट किया था, कंट्रोल बढ़िया था और ये लोग मॉनिटर कर ही रहे हैं, इनका सिस्टम है ही अच्छा। बट मॉनिटरिंग हो नहीं रही, वो मॉनिटर कर नहीं रहे, तो इन दैट सिचुएशन वो भी मॉनिटर नहीं कर रहे, तुम भी दोबारा से कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा। तो तुमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टेस्टिंग। तो डेफिशिएंसी इन डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है ना, तो मतलब तुम सोचो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का जो 5 कंपोनेंट था उनमें से 2 एलिमेंट, 2 में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, डेफिशिएंसी आ गया। ठीक है ना, सिमिलरली बोला डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल्स, पहले मैं डेफिशिएंट वर्ड वाले बता रहा हूं, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी आ गई। अगेन इंटरनल कंट्रोल के जो 5 कंपोनेंट थे उसमें एक क्या था, आईटी कंट्रोल, आईटी सिस्टम, उसमें डेफिशिएंसी आ गया। तो 3 पॉइंट तो 5 कंपोनेंट से रिलेटेड ही हो गया कि आईटी कंट्रोल में डेफिशिएंसी आ गई, तो भाई फिर से कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो लोग कंट्रोल्स को ऑपरेट कर रहे थे, कंट्रोल्स को ऑपरेट करने के लिए भी कोई चाहिए ना। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, एक होता है मैनुअल कंट्रोल्स, एक होता है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, एक होता है मैनुअल कंट्रोल्स। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल मतलब अपने आप हो रहा है, और मैनुअल कंट्रोल मतलब ऑपरेट करने के लिए भी कोई चाहिए। ठीक है, तो जो लोग कंट्रोल्स को ऑपरेट कर रहे थे वो लोग चेंज हो गए, तब भी मॉनिटरिंग करना, तब भी दोबारा से क्या करना होगा, कंट्रोल की टेस्टिंग करनी होगी, तब भी दोबारा से मुझे क्या करनी होगी, कंट्रोल की टेस्टिंग करनी होगी। या फिर मैनुअल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, मान लो क्लाइंट ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो लगा रखा है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कंट्रोल 2 तरीके का होता है, देखो, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या हो गया कि भाई तुमने एक बार कंट्रोल सेट कर दिया तो वो कंट्रोल चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, जल्दी से वो कंट्रोल डिविएट नहीं करेगा, जल्दी से वो कंट्रोल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्रोल ऑटोमेटेड है। और एक होता है जहां तुम कंट्रोल को बहुत ज्यादा मैनुअली ऑपरेट करते हो। तो अब एक चीज सोचना लॉजिकली, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल्स मैनुअली ऑपरेट होता है, तो वहां तो भाई हम कभी भी 100% वो बोल ही नहीं सकते कि कंट्रोल्स पूरा सही है, क्योंकि वो मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। तो पिछले साल सही तरीके से ऑपरेट हुआ होगा, इस साल शायद नहीं हुआ होगा, राइट। तो वो तो ह्यूमन एलिमेंट पे बेस्ड हो गया।
वो तो किस चीज में बेस्ड हो गया, ह्यूमन एलिमेंट पे बेस्ड हो गया। अब जैसे हम लोग जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो बकायदा तुम जितनी बार ऑडिट करने के लिए जाओगे उतनी बार कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, उतनी बार। रीजन क्या है कि वहां पे जितना भी कंट्रोल्स होता है ना, मोस्टली उसमें ह्यूमन एलिमेंट होता है। सीसीटीवी कैमरास लगा रहता है, कोई देख रहा होता है, मेटल टैग डिटेक्टर्स कोई इंसान जाके लगाता है, सिक्योरिटी गार्ड, तो मैनुअल बेस्ड होता है, तो हम लोग बार बार चेकिंग करते हैं, तो मैनुअल एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो वहां मैं करूंगा, दोबारा से कंट्रोल की टेस्टिंग करूंगा। या फिर हालात चेंज हो गए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, इसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि यार कंट्रोल में चेंजेस की नीड है। जो कंट्रोल पहले रेलिवेंट था, अब वो कंट्रोल उतना रेलिवेंट नहीं है। मान लो लेट से कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करती थी, अब मार्केट में नए सॉफ्टवेयर वगैरह आए हैं, अब मार्केट में नया टूल्स वगैरह आया है, या अब चीजें इजिली हैक हो जा रही हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि हालात चेंज हो गए। तो इन दैट सिचुएशन मेरे को दोबारा से कंट्रोल्स रीअसेस करना होगा कि भाई पहले जो मैंने कंट्रोल टेस्टिंग करी थी वो उस वक्त के लिए सही था, लेकिन अब क्या हो गया, हालात चेंज हो गया, अब क्या हो गया, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, वो पुराना कंट्रोल एब्सोल्यूट हो गया, देयर इज अ चेंज इन कंडीशन। तो सेम कंट्रोल हो सकता है एक पीरियड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कोई ऐसा चेंज आ गया कि वो कंट्रोल उतना इफेक्टिव ना रहे। ठीक है, जैसा आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, अब सीसीटीवी कैमरास या सिक्योरिटी गार्ड्स नॉर्मली तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है चोरी रोकने के लिए, नॉर्मली दे आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन अब वहां पे आमिर खान के पास एक वॉच आ गया और वो, सॉरी अनिल कपूर, आई वॉज चेकिंग योर नॉलेज। तो अनिल कपूर के पास वहां पे क्या आ गया, वॉच आ गया, और वो वॉच पहनता है वो गायब हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वही कंट्रोल क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया, नीड टू चेंज हो गया। अब वहां लाल बत्ती लगाने की जरूरत है, तभी वो कंट्रोल काम करेगा। ठीक है, तभी वो कंट्रोल काम करेगा। यार पहले तुम लोग घरों में ना नॉर्मली वो वाला ताला लगाते थे, वो चाबी से बस बंद कर दिया, नॉर्मली वो नॉर्मल मैनुअल ताला लगाकर। लेकिन आजकल तुम देखो घरों में चेंज हो गया जनरली, क्योंकि वो उतना रेलिवेंट नहीं है, कोई पत्थर लाएगा, पत्थर लगा के उस पत्थर से उसको मारेगा, टूट जाएगा। तो वो जो पार्टिकुलरली वो जो एप्लीकेशन है कंट्रोल का, वहां पे चेंज हो गया। ठीक है, नीड चेंज हो गया। तो अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, एक मीम भी है ना इस चीज के ऊपर, वो हालात चेंज हो गए, कौन सा मीम है, जज्बात बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो वहां पे भाई अगर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सर्कमस्टेंसेस बदल गए, कंट्रोल को दोबारा से चेंज करने की नीड है, तो तुमको दोबारा से क्या करना होगा, रीटेस्ट करना होगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रीवारंट करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, डेफिशिएंसी से 3 पॉइंट है, देन चेंजेस से 2 पॉइंट है, डेफिशिएंसी से 3 पॉइंट है, चेंजेस से 2 पॉइंट है, और मैनुअल एलिमेंट का 1 पॉइंट है। डेफिशिएंसी से 3 पॉइंट है, ठीक है। अभी किसने क्या बताया, डीपी चेंज कर लो, बहुत बढ़िया पॉइंट है यार, बहुत बढ़िया निमोनिक है। फैक्टर्स रीवारंटिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है भाई, ले लेते हैं। चलो क्या नाम है आज से ये निमोनिक आपके नाम पे, आदिल, आदिल, ओके। तो आदिल ने हमें सजेस्ट किया है, अगर कोई आदमी डीपी चेंज कर रहा है, अगर कोई आदमी डीपी चेंज कर रहा है, मतलब कंट्रोल्स को दोबारा टेस्ट करने की नीड है। अगर कोई आदमी दोबारा से अपना डीपी चेंज कर रहा है तो कंट्रोल्स को दोबारा टेस्ट करना होगा, सिंपल सा चीज है भाई, देख लेना सामने वाला डीपी चेंज कर रहा है तो कंट्रोल को रीटेस्ट करना होगा। डी से 3 पॉइंट है, पी से 1 पॉइंट है, डी से 3 पॉइंट है अपना, पी से 1 पॉइंट है, और चेन से 2 पॉइंट है। तो डी से डेफिशिएंट कंट्रोल, डेफिशिएंसी इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, डेफिशिएंसी इन मॉनिटरिंग, डेफिशिएंसी इन आईटी कंट्रोल्स, मतलब जो सीए एम फॉर्मूला था उसी से 3 पॉइंट आ गया। फिर पी से पर्सनल चेंजेस, और फिर उसके बाद क्या आ गया, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, और फाइनली आ गया अपना सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट्स। लेकिन वो मैनुअल एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, तो ये याद कर लेना, अगर
कोई डीपी चेंज कर रहा है मैन्युअली, अगर कोई डीपी चेंज कर रहा है मैन्युअली, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल्स को रिटेस्ट करना है, और डीपी तो मैन्युअली चेंज होता है, तो सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट। बाकी तुम्हारे ऊपर है कैसे याद करना है, डेफिशिएंसी के 3 पॉइंट बनाकर, डीपी चेंज मैनुअली, या फिर सी एम का 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 2-3 पॉइंट लॉजिकली, कैसे भी याद कर लो। अल्टीमेटली देखो रट्टा ही मारना कैसे मार लो, पहले समझना है फिर रट्टा मारना, दोनों चीजें साथ में करनी है। Other situations where external confirmation procedures may provide relevant audit evidence in responding to assessed risk of material misstatement. What may they include? कि कभी कभी क्या होता है, अपने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ता है फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, कभी कभी अपने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ता है फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल लेट अस से डेटर से पैसा मिलना है, तो एज अ ऑडिटर आप देख रहे हो कि डेटर से पैसा मिलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि आपको सचमुच कंपनी को इतना ही देना है क्या। कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखा रही है कि क्रेडिटर्स को इतना देना है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन लोगे कि क्या है। मान लो कंपनी दिखा रही है इन्वेस्टमेंट विद थर्ड पार्टी, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी के पास रखा है, हमारा इतना स्टॉक इसे थर्ड पार्टी के पास गोडाउन में रखा है, तो आप उस थर्ड पार्टी के पास जाओगे और पूछोगे भाई तेरे पास कितना माल है कंपनी का, कंफर्मेशन लोगे। तो जब इस तरीके से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन लेकर एविडेंस लेते हैं, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए वैसे अलग स्टैंडर्ड है, ऐसे 505 उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस ले रहे हैं। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, यानी एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करके हम लोग एविडेंस ले रहे हैं। तो ऐसे 330 भी साथ में लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम लोग ऐसे 505 कर लेंगे। तो यहां पे लिख लो टू बी डन आफ्टर ऐसे 505, टू बी डन आफ्टर ऐसे 505। ठीक है, अब देखना जब तुम किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे, अब है बहुत सिंपल, अभी भी रीड करोगे तो समझ में आएगा कि मतलब जब भी तुम किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे, किसी बैंकर से कंफर्मेशन लोगे, थर्ड पार्टी के पास इन्वेस्टमेंट रखी है तो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे, क्रेडिटर से कंफर्मेशन लोगे, डेटर से कंफर्मेशन लोगे, अकाउंट पेबल के रिगार्डिंग कंफर्मेशन लोगे, अकाउंट रिसीवेबल के रिगार्डिंग कंफर्मेशन लोगे। कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में रखी है तो थर्ड पार्टी से तुम क्या लोगे, कंफर्मेशन लोगे। यानी तुम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेकर एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेकर तुम क्या कर रहे हो, एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो इन योर रिस्पॉन्स टू आरओएमएम। तो वहां पे ये लग रहा है। ठीक है, अब तुम एक चीज बताना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब तुम लोगे थर्ड पार्टी से, तो तुम वही किसी भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लोगे क्या, नहीं। जब तुम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे तो तुम कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखोगे। मान लो तुम किसी भी चीज के रिगार्डिंग कंफर्मेशन ले रहे हो, लेट अस से कंपनी के जो डेटर्स हैं उनके बारे में तुम कंपनी के किसी एम्प्लॉय से जाके कंफर्मेशन ले रहे हो, किसी पियोन से जाके कंफर्मेशन ले रहे हो, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है कंपनी का, उससे कंफर्मेशन ले रहे हो कंपनी के डेटर्स के बारे में, वो तुमको इंफॉर्मेशन दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। क्यों, उसको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है। तुमको कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी चाहिए, तुमको उस थर्ड पार्टी से बात करनी चाहिए जिसने क्या किया है, लोन दिया है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी चाहिए। तो तुम ये देखोगे जब भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लोगे कि उस थर्ड पार्टी को उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है कि नहीं है, उस थर्ड पार्टी को उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है कि नहीं है। अब खाली नॉलेज होने से क्या होता है, उसको नॉलेज है बट वो तुम्हें कंफर्मेशन देना ही नहीं चाहता, उसका विलिंगनेस ही नहीं है टू गिव यू कंफर्मेशन। तुम उससे कंफर्मेशन मांगते हो वो चुप बैठता है, तुम उससे कंफर्मेशन मांगते हो वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम उसको मेल करते हो वो तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता, मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू कंफर्मेशन। तो तुम ये भी देखोगे कि क्या वो थर्ड पार्टी विलिंग है टू गिव यू कंफर्मेशन, वो तुम्हें कंफर्मेशन देना चाहता है, विलिंग है। ठीक है, और तीसरी चीज तुम देखोगे थर्ड पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट।
थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी, थर्ड पार्टी की रिलायबिलिटी। जस्ट इमेजिन, अब कंपनी दिखा रहा है कि हमारे डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स से हमें ना 10 करोड़ रुपए मिलने हैं, और वो डेटर्स को जो 10 करोड़ दिखा रखा है ना कि डेटर से 10 करोड़ मिलने हैं, उसी की वजह से मतलब बैलेंस शीट सही भी लग रहा है। अब वो डेटर कौन है? कंपनी का रिलेटेड पार्टी, कंपनी का ही डायरेक्टर है या कंपनी की कोई सब्सिडरी है। तो अब यहां पे देयर आर हाई चांसेस कि तुमको रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तुमको रिलायबल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। तो तुम तीन चीजें देखोगे जब तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के माध्यम से क्या करोगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करके जब तुम ऐसे 330 के अकॉर्डिंग रिस्क असेसमेंट करोगे, तो इन दैट सिनेरियो तुम तीन चीजों का ध्यान रखोगे। पहले कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज देखोगे कि उसको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है कि नहीं, दूसरा उसकी विलिंगनेस देखोगे, और तीसरा उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखोगे। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखोगे। ठीक है, अब तुम लॉजिकली सोच के देखो कि जो थर्ड पार्टी है वो क्यों इच्छा नहीं रखेगा, क्यों तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो क्यों तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्या क्या रीजन हो सकता है। और कुछ लोगों को लगता है ना, कुछ लोग बहुत कैजुअल होते हैं, उनको लगता है कि अरे यार हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उनको ऑडिटर आके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम क्यों बताएं। कुछ लोगों को लगता है यार टाइम वेस्ट है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। कुछ लोगों को लगता है कि यार फालतू में मैं किसी लफड़े में ना पड़ जाऊं। कुछ लोगों को तो ऐसे डर लगता है, ऑडिटर का फोन आया, कंफर्म कीजिएगा, पहले फोन काट दिया तुमने या मेरे को इग्नोर कर दिया, भाई मैं किसी लफड़े में ना फंस जाऊं, मेरे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी ना आ जाए। ठीक है, पता चला मेरे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी अराइज हो गई। ठीक है, अब मान लो किसी बंदे से कंपनी को मिलना है, तुम उसको पूछ रहे हो आपने उतना देना है, वो बोल रहा है अरे यार मैं अभी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, कहीं अभी पुलिस ना भेज दे मेरे घर पे। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना एक रूटीन थिंग नहीं है। मान लो लेट अस से अब कंपनी ने दिखा रखा है कि हमारे जितने डेटर्स हैं ना वो सारे विलेजर्स हैं। कंपनी ने क्या दिखा रखा है, हमारे जितने भी डेटर्स हैं वो सारे विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं। अब तुम सोच के देखो, एक विलेज को इमेजिन करो, तो वो जो गांव के लोग होंगे, क्या उनके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन देना एक आम चीज होगी? नहीं, उनका डे टू डे कल्चर का पार्ट नहीं होगा। अब अगर किसी के डे टू डे कल्चर का पार्ट नहीं है तो वो उस चीज में हेजिटेट करेगा कि नहीं करेगा? यस, वो उस चीज में हेजिटेट करेगा क्योंकि वो उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, विलिंगनेस नहीं होगा टू रिस्पॉन्ड। तो एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडिंग पार्टी टू कंफर्म, तो इसके तीन चार एग्जांपल्स ध्यान रख लेना, जैसे मे नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे कंसिडर इट टू कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, मे हैव कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी। ठीक है, या मे ऑपरेट इन एनवायरनमेंट वेयर रिस्पॉन्डिंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, कि उनके आम रूटीन की चीजें नहीं है, तो वो हेजिटेट करेंगे, तुमको जवाब नहीं देंगे, तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इन दैट सिचुएशन तुम क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर पाओगे? एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं, फिर तुमको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। सिंपल सा टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक सिंपल नहीं, आसान रहेगा। पूरे स्टैंडर्ड में पार्टिकुलरली दो टेक्निकल टॉपिक्स थे। सर आई हैव डाउट सर, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो सर श्योरिटी देती है 100% कि ये सच है, कि मतलब नहीं, 100% श्योरिटी नहीं मिल सकता सर। इसमें तो जैसे आपने बोला रिलेटेड पार्टी से हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते, जैसे मौलिक हो गया सर और मैं हो गया, हम एक कंपनी चला रहे हैं, तो मुझे अपना बैलेंस शीट एफिलिएट करना है और इसे टैक्स बचाना है, तो ये अपने उसमें मेरे को क्रेडिटर दिखा सकता है, मैं इसे डेटर दिखा सकता हूँ। जब ऑडिटर आएगा इससे पूछेगा तो ये तो कह देगा हाँ भाई ठीक है, और जब इसका ऑडिटर आएगा तो मैं भी बोल दूंगा हाँ भाई। एक चीज बताना, ऑडिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, वी कैन नेवर प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और उसका कारण क्या है, जो तुम सिचुएशन बता रहे हो ना, यही कारण है कि मैनेजमेंट ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता है, मैनेजमेंट ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको यूज करके मैनेजमेंट फॉल्सिफिकेशंस कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसील कर सकता है, कंट्रोल्स में मैनिपुलेशंस कर सकता है, जिसके बारे में प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो इसलिए बोला जाता है कि एज ए ऑडिटर हम लोग सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रह सकते हैं सिचुएशंस में, वहाँ जो भी एडिशनल प्रोसीजर्स की ज़रूरत है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम कभी 100% एश्योरेंस नहीं परफॉर्म कर सकते। ऑडिट सिर्फ एक टूल है, इसलिए आप जो बोल रहे हो होता है, प्रैक्टिकली होता है, वैसा प्रैक्टिकली होता है, बहुत सारे केसेस में होता है। इसलिए बड़े कंपनीज में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट भी एप्लीकेबल होता है, इंटरनल ऑडिट भी मैंडेटरी होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट भी मैंडेटरी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैनेजमेंट तुमको काफी जगह गोलमाल कर सकता है, बेवकूफ बना सकता है, और प्रैक्टिकली 90% जगहों पे तुम कुछ नहीं कर सकते। बस तुमने अगर स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिए गए प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है, अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है, इन दैट सिचुएशन तुम लायबल नहीं हो। पता है तुमको एक चीज, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या कोई भी लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आज एक चीज बताना, देश का कानून है कि तुम मर्डर करोगे ना तो तुमको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो ऐसा है क्या मर्डर नहीं होता? होता है। और इतने केयरफुली तरीके से मर्डर्स होते हैं, इतने केयरफुल तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके होता है कि पुलिस कुछ कर भी नहीं पाता, पकड़ भी नहीं पाता। तो ये कानून क्यों बना? अगर नहीं बना होता ना तो वो मर्डर का फ्रीक्वेंसी 99% और होता। आज देश में 1000 मर्डर एक दिन में होता है, हो रहा है, तो फिर तो दिन में 50,000 मर्डर एक ही दिन में हो रहा होता। सेम लॉजिक ऑडिट के साथ है। ऑडिट के अपने लिमिटेशंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि ऑडिटर नहीं पकड़ सकता, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर ये चीजें ऑडिटर पकड़ ही नहीं सकता तो ऑडिट कर ही क्यों रहे हैं? अरे भाई वहां भी लॉजिक यही है, देखो जो 1 से 2% एकदम शाने लोग हैं ना, जिनका इंटीग्रिटी खराब है, जिनकी नियत ही खराब है, जो फ्रॉड करने के लिए ही बैठे हैं, वो तो किसी भी तरीके से फ्रॉड करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो 70 to 80% ढंग के लोग हैं ना, उनके मन में डर रहेगा कि यार ऑडिट हो रहा है, और जो उतना स्मार्टली नहीं सोच सकते, उतने डीप में जाके नहीं सोच सकते, तो एटलीस्ट उन सिचुएशंस में तो वो चीजें ऑडिट में पकड़ में आई जाएंगी। लेकिन जो 1 से 2% केसेस है कि मैनेजमेंट बहुत ही होशियार है भाई, एकदम शान पट्टी के साथ, एकदम प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ सारा काम कर रहा है, तो एज ए ऑडिटर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए वो ऐसे 200 में दिया हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, हम उसके लिए लायबल नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम ऑडिट कर रहे हैं। एक बहुत फेमस जजमेंट हुआ करता था पहले, किंगस्टन कॉटन मिल्स का, जहां स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑडिटर इज द वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, कि ऑडिटर सिर्फ एक वॉच डॉग है, एक ब्लड हाउंड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन एसे 330, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। ठीक है, साथ साथ एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, वॉइस क्लिप भी बना देते हैं अपना, साथ साथ ही हो जाएगा। लेट से क्लास चालू होती है यार, मेरे टाइम से खत्म हो जाता है। बाकी क्लासेस में तुम लोग का 2.5-3 घंटे चलते हैं, मेरे क्लास मुश्किल से 2 घंटा चलती है। ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। So hello everyone, so this is CS Anitya Saraf and now we are going to revise essay 330, that is auditors responses to assessed risk. अब ऐसे 330 ना ऐसे 315 का कंटिन्यूएशन है। ऐसे 315 के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने क्या करा था, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करा था थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। नाउ बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ऑडिटर को क्या करना है, रिस्पॉन्स डिजाइन करना है, और वो जो रिस्पॉन्स वो डिजाइन करेगा और रिस्पॉन्स डिजाइन करके एविडेंस लेगा, वो चीज ऐसे 330 में दी हुई है, 330 में दी हुई है। अब कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जिनको कंप्लायंस प्रोसीजर्स बोला जाता है, और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें तो दिस आर द प्रोसीजर्स डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं मिस स्टेटमेंट्स को एट द असर्शन लेवल ऑन अ टाइमली बेसिस।
और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव होता है ये असेस करना कि कंट्रोल का डिजाइन सुटेबल है कि नहीं, कंट्रोल्स का जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है वो है कि नहीं है, और थ्रू आउट द पीरियड कंट्रोल्स बढ़िया से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ऑडिट करते वक्त अगर अपने को कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा हमने ऐसे 265 में पढ़ा था। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिटर डिसाइड करने वाला है अपना नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात करें तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिटर डिजाइन करता है टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के दो हिस्से हो सकते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है जिसके अंदर अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स का एग्जामिनेशन होता है, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर को हमेशा कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही होंगे। ऑडिटर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि सर कंट्रोल्स तो बहुत ही अच्छे हैं तो मैं बिल्कुल भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करूंगा। अब यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो ये होती है, अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें, कि प्रीवियस ऑडिट में अगर मैंने कंट्रोल्स की टेस्टिंग बढ़िया से कर रखी थी, मैंने प्रॉपर एविडेंसेस ले रखे थे, तो दोबारा से मुझे करंट ऑडिट में दोबारा से कंट्रोल टेस्टिंग करने की नीड नहीं है। बट अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है करंट ईयर में, तो इन दैट सिचुएशन मेरे को दोबारा कंट्रोल टेस्ट करने की नीड है। और अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है तो मेरे को करंट ईयर में दोबारा से कंट्रोल टेस्ट करने की नीड नहीं है। बट हाँ, मेरे को हर 3 ऑडिट में एटलीस्ट एक बार तो कंट्रोल टेस्टिंग करना होगा। अब कुछ फैक्टर्स दिए हैं ऐसे में, दैट इज रीवारंटिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर कोई बंदा डीपी चेंज कर रहा है मैन्युअली, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स को रीटेस्ट करेंगे। अब व्हाट इज डीपी चेंज कर रहा है मैन्युअली, ये बहुत ही बढ़िया निमोनिक है जो आज ही मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया मेरे साथ। दैट इज डीपी, डी फॉर डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डी फॉर डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंड डी फॉर डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल्स, एंड पी फॉर पर्सनल चेंजेस that is significantly affecting application of control, या फिर any change of circumstances जो इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रोल को चेंज करने की नीड है। और मैनुअली यानी सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट्स इन द रेलेवेंट कंट्रोल्स, अगर मैनुअल एलिमेंट बहुत ज्यादा है तब भी कंट्रोल्स को रीटेस्ट करने की नीड है। अब ऐसे 505 के इंटरलिंकिंग के साथ 2 क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे 330 में, कि कौन सा सिचुएशंस है जहां एक्सटर्नल प्रोसीजर्स हमें रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहां भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेने की बात आती है, जैसे बैंकर हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, अपना स्टॉक थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है, कोई टाइटल डीड लॉयर के पास रखा हुआ है, तो जहां भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेनी होती है तो वहां एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बट जब हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करते हैं एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है ये देखने के लिए कि वेदर कैन बी यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पहले हमें देखना होता है कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज, दूसरा हमें देखना होता है उसकी विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, और तीसरा हमें देखना होता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब क्या कारण है सर कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि भाई सिंपली स्पीकिंग उनका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, हम जवाब नहीं देंगे, या फिर उनको लग रहा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, फालतू की चीजें हैं, बेकार में लफड़े में फंस जाएंगे, लीगल केस में फंस जाएंगे, या फिर वो जो इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक नॉर्मल चीज नहीं है। तो इन दैट सिचुएशंस क्या हो सकता है कि थर्ड पार्टीज हो सकता है रिस्पॉन्ड ही ना करें, तो वहां पे क्या होगा कि दे विल नॉट बी यूज्ड एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ओवरऑल दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन एसे 330। अब देखना ऐसे 400 के सीरीज में आते हैं, ऐसे 400 के सीरीज में आते हैं, 2 ही स्टैंडर्ड है, एक ऐसे 402 है, एक ऐसे 450 है, एक 402 है, एक ऐसे 450 है। दैट इज ऐसे 450 अभी फिलहाल जो अपने को करना है ऐसे 450 करना है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, छोटा सा स्टैंडर्ड है, प्यारा सा स्टैंडर्ड है, खाली 10 से 15 मिनट का स्टैंडर्ड है। आज अपना टारगेट है 3 से 4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स करने, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड को आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा नोट बनवा के दूंगा, खाली आपको बस उतना ही समझना है, उतना ही याद करना है, बुक से कुछ नहीं करना। ऐसे 450। अब स्टैंडर्ड का क्या नाम है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। स्टैंडर्ड का क्या नाम है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ओके,
So starting with another standard SA 450 evaluation of misstatements identified during the audit. बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है एंड सिर्फ आपने यहाँ पे नोट बनाना है मेरे साथ एंड जो नोट्स में मैंने आपको लिखवाया है बस उतना ही पढ़ना है, बुक से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. अब SA 450 का जो एक इंटरलिंकिंग है वो ऐसे 320 के साथ है. ऐसे 320 क्या था? ऐसे 320 क्या था? मैटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. मैटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. ठीक है कि हम सिर्फ उन्हीं मिस स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि मटेरियल है. तो ऐसे 320 में अपन ये स्टडी करते थे कि हम सिर्फ उन्हीं मिस स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि मटेरियल है. ओके ठीक है. अब एक डाउट आया था हमारे मन में कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि जो मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल हम उनको ही कंसिडर करें, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट्स मिलाकर हमारे मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाए. ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल आइटम अपने आप में मटेरियल नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट अपने आप में मटेरियल नहीं है, बट अगर हम मिस स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लें तो वो जो एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाए? मटेरियल हो जाए. कि मान लो मैंने अपनी मैटरलिटी लेवल 2 लाख रुपए फिक्स की. अब ऑडिट करते वक्त मेरे को एक 30,000 का एरर मिला, मेरे को एक 20,000 का एरर मिला, मेरे को एक 15,000 का मिला, ऐसा करके अलग अलग मिस स्टेटमेंट्स मिले. पता चला मैं इनको इग्नोर करते जा रहा हूँ कि यार ये मैटरलिटी लेवल पे मेरा रीच नहीं होता. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रैक्टिकली अगर मैं उसका एग्रीगेट देखता, अगर मैं उसको सम अप करके देखता तो वो मेरी मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाता है ना. तो ओवरऑल वो मेरी मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाता. सो दैट इज व्हाई ऐसे 450 क्या कहता है? ऐसे 450 कहता है कि देखो ऐसे 315 के अंदर तुमने ROMM आइडेंटिफाई किया था. ऐसे 330 के हिसाब से तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, रिस्पॉन्स डिसाइड किया था, और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तुमने मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया. क्या किया? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया. अब ऐसे 450 कहता है कि जो मिस स्टेटमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करा है आप उनको इवैल्यूएट करो. जिन मिस स्टेटमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई किया है आप उसे इवैल्यूएट करो. You evaluate those misstatements. You evaluate those misstatements. कि क्या वो misstatements मटेरियल हैं? क्या वो misstatements मटेरियल हैं? एकदम सिंपल स्टैंडर्ड है, ध्यान से सुनना, 10 मिनट में हो जाएगा. कि क्या वो misstatements मटेरियल हैं? अगर मटेरियल हैं तो इन दैट सिचुएशन ऐसे 320 लग जाएगा. एंड हम लोग ऐसे 705 के अकॉर्डिंग कंक्लूड कर सकते हैं कि वी नीड टू मॉडिफाई द ओपिनियन. यस और नो? एकदम सिंपल है. फर्स्ट सिनेरियो दिमाग में ओके कि ऐसे 315 के हिसाब से मैंने ROMM आइडेंटिफाई किया, 330 के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, फिर मैंने ऐसे 450 के अकॉर्डिंग मिस स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट करा. अगर वो मटेरियल है तो मैंने मॉडिफाई कर दिया एज पर 705. ये तो सिंपल इंटरलिंकिंग हो गई. अब देखना मिस स्टेटमेंट्स दो प्रकार का हो सकता है. मिस स्टेटमेंट्स या तो इंटेंशनल हो सकता है या अनइंटेंशनल हो सकता है. या तो जानबूझ के किए गए मिस स्टेटमेंट्स है या तो अनइंटेंशनल है, एरर्स है. तो अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है, क्या है? इंटेंशनल है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं वो फ्रॉड है. यस. तो वहां पे ऐसे 240 लग जाएगा, 240 लग जाएगा, जो कि हमारा फ्रॉड का स्टैंडर्ड है. और अगर मिस स्टेटमेंट्स अनइंटेंशनल है तो फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, 450 लगेगा, खाली 450 लगेगा. इतनी बात समझ में आती है? एकदम लॉजिकल सी चीज है. तो अभी मैंने आपके साथ 450 स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने ऐसे 450 के जो भी इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि ये ऐसे 450 का इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट है. एंड दैट आई बिलीव समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऐसे 315, किस तरीके से ऐसे 320, किस तरीके से ऐसे 330, किस तरीके से ऐसे 705, किस तरीके से ऐसे 240, सब आपस में कनेक्टेड है. तो कहने को छोटा सा स्टैंडर्ड है बट इतने सारे स्टैंडर्ड्स का इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? ऑलरेडी मिस स्टेटमेंट का मतलब आपने डिस्कस किया है इन आवर बेसिक क्लास. तो दोबारा से एक बार समराइज करते हैं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या था. मिस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब मैंने आपको बताया था, डिफरेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिविएशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. कि हमारा जो FRF है, हमारा जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी हमारा APRF है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से अगर डिविएशन होता है तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. और वो डिविएशन 4 चीजों में हो सकता था, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था APCD. APCD, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर.
अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको सिखाया था, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, कि एफआरएफ के हिसाब से जो अमाउंट होनी चाहिए थी वो अमाउंट नहीं आ रहा। मान लो एफआरएफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का फिगर निकलना चाहिए था वो डेप्रिसिएशन का फिगर नहीं आ रहा। एफआरएफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन 10 लाख का होना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने जो डेप्रिसिएशन रिपोर्ट किया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मान लो 15 लाख है, तो वो 5 लाख क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट। मान लो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एज पर AS2 यानी हमारे एफआरएफ जो होना चाहिए था वो मान लीजिए 15 लाख होना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 25 लाख दिखा रखा है, तो 10 लाख का ओवर स्टेटमेंट दिखा रखा है, तो वो भी क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट अमाउंट के टर्म्स में। या फिर प्रेजेंटेशन के टर्म्स में कि पता चला करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स दिखा दिया, फिक्स्ड एसेट्स को करंट एसेट्स दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन की जो पार्टी, प्रेजेंटेशन सॉरी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल था ये। प्रेजेंटेशन तो जो भी शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन है, उस हिसाब से हमने प्रेजेंट नहीं किया। जो भी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, जैसे तुम पढ़ते हो ना डेटर्स को भी कैटेगराइज करके शेड्यूल 3 में प्रेजेंट करना होता है, मंथ वाइज एजिंग एनालिसिस करना होता है उसको बोलते हैं, तो प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं करी। नोट्स टू अकाउंट्स में जो चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी वो डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया। तो भाई अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, तो अगर चारों में कहीं भी डिफरेंस है तो मिस स्टेटमेंट है। यानी हम लोग इस डेफिनेशन को टेक्निकल टर्म्स में बोले तो एपीसीडी रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ वर्सेस एपीसीडी रिपोर्टेड, यानी जो अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर हमें एफआरएफ के हिसाब से चाहिए वर्सेस द अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर दैट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट के 4 सोर्सेज हैं जो इन्होंने दिया, सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट या कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकता है मिस स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले बोला कि यार जो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज से बना है, डाटा से बना है। किस चीज से बना है, डाटा से बना है। पहले एक डाटा यूज हुआ है, एक डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, कोई भी डाटा यूज किया मैनेजमेंट ने, और उसी डाटा के बेसिस में तो पोस्टिंग हुआ है सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मान लो डाटा ही इनकरेक्ट है या डाटा की प्रोसेसिंग ही गलत हुई है, तो ये तो लॉजिकल सी चीज अपने आप में मिस स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इनपुट ही गलत हो गया है कि नहीं। या फिर बोला ओमिशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स। मैंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट कब होता है, कि कोई भी हम क्या देखते हैं एज ए ऑडिटर, कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन झूठा तो नहीं। तो अगर कोई ओमिशन हो गया अमाउंट या डिस्क्लोजर का तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट से कोई खर्चा पोस्ट होना रह गया, मैनेजमेंट से कोई एसेट पोस्ट होना रह गया, कुछ डिस्क्लोजर्स देना रह गया, तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। या फिर इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो शब्द है इसको बार बार इसका जिक्र किया, बार बार, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है जिसमें, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जब भी बात करें तो वहां मिस स्टेटमेंट्स अराइज हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स या फिर रॉन्ग जजमेंट्स अप्लाइड, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर रॉन्ग जजमेंट्स अप्लाइड, कि भाई मैनेजमेंट ने क्या किया, फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर लिया, जजमेंट गलत लगा दिया, उसकी वजह से एस्टिमेट का फिगर जो है पूरा गलत निकल के आ गया। और फाइनली मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज ही गलत सेलेक्ट कर ली भाई। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो वो तो फंडामेंटल है हमारा अकाउंटिंग का। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत सेलेक्ट हो गया तो मिस स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा भाई। अगर तुमने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का मेथड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड ही गलत सेलेक्ट कर लिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल है वही गलत फॉलो कर लिया, तो भाई वहां तो गलती होगी होगी, वहां तो मिस स्टेटमेंट होगा ही होगा। तो मिस स्टेटमेंट के कुल मिला के 4 सोर्सेज दिए हुए हैं, इनकरेक्ट गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ओमिशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब आपको एग्जाम में कुछ भी देता है कि अच्छा डाटा का प्रोसेसिंग गलत है, या फिर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ओमिट किए हुए हैं, या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में गलतियां हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज इनअप्रोप्रिएट है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखना, ये नोट्स तुम आराम से नोट डाउन कर लेना, आई विल शेयर इट, क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड्स में नोट नहीं करना जो आज करने वाले हैं, सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में करना है। अब मिस स्टेटमेंट्स जो है या तो मटेरियल होने वाला है, क्या होने वाला है, या तो
मटेरियल होने वाला है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होंगे तो मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा, और कंसिडर करके मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा इंप्लीकेशन इन माय ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, या तो मिस स्टेटमेंट्स ट्राइवियल हो सकते हैं, या तो मिस स्टेटमेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइवियल हो, वर्ड यूज किया गया है ट्राइवियल, टेक्निकल वर्ड है ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब वो चिंदी चोरी वाले मिस स्टेटमेंट, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। तुमको 10 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला, 100 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला, 500 का मिस स्टेटमेंट मिला, 1000 का मिस स्टेटमेंट मिला, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर साइज ऑफ एंटिटी, वेरी ट्राइवियल। तो ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट्स को तो कंसिडर ही नहीं करना, ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट्स को तो कंसिडर ही नहीं करना। ठीक है, ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट्स को तो कंसिडर ही नहीं करना। और एक होता है बीच वाले, जो तुम बोलोगे कि यार ट्राइवियल भी नहीं है, बिल्कुल डिसरिगार्ड भी नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि यार जो मैंने मैथमेटिकल लिमिट सेट किया हुआ है उतना मटेरियल भी नहीं है। तो उन मिस स्टेटमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप उन मिस स्टेटमेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर मत करो, एक नोटबुक में अपने रिकॉर्ड में सारे मिस स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखो। ठीक है, तो सारे मिस स्टेटमेंट्स को क्या करके रखो, नोट डाउन करके रखो। यस, वर्किंग पेपर ऑब्वियसली बनेगा, वर्किंग पेपर में हर चीज डॉक्यूमेंट होगा। तो आप अपने वर्किंग पेपर्स में प्रॉपर्ली क्या करो, हर मिस स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, जो आपको लगता है ट्राइवियल नहीं है, जो भी आपको लगता है ट्राइवियल नहीं है, ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट है तो उसको इग्नोर करो। ठीक है, बट बाकी मिस स्टेटमेंट्स का क्या है, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखो। ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट के लिए भी आप डॉक्यूमेंटेशन दे देते हो कि ठीक है ये ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट मिला था मुझे, बोल के मैंने इग्नोर किया, मैंने कंसिडर नहीं किया। बट बाकी मिस स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर करके रखो, एक जगह लिख के रखो, पूरा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, और फिर क्या करो, उसका सम अप करो, उसका एग्रीगेशन निकालो, और ये देखो कि कहीं हो सकता है इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, बट कहीं उसका जो एग्रीगेट है वो तो मटेरियल नहीं है, कहीं उसका जो एग्रीगेट है वो तो मटेरियल नहीं है। एकदम लॉजिकल सी चीज है। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है तो कंसिडर कर देना है, ट्राइवियल है इग्नोर कर देना है। मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल इंडिविजुअली भी हो सकते हैं या एग्रीगेट में भी हो सकते हैं। सो वी नीड टू एक्युमुलेट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू इवैल्यूएट। सो वी नीड टू एक्युमुलेट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू इवैल्यूएट। ठीक है, अब चालू होता है असली स्टैंडर्ड। ये तुम समझ लो अभी तक का बेस था, अब जो फ्लो करेंगे वो एक असली स्टैंडर्ड चालू हो रहा है अपना, और एकदम सिंपल है, तुम खुद ही मुझे बता दोगे, तुम खुद ही मुझे बता दोगे। सबसे पहले जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मिस स्टेटमेंट्स एक्युमुलेट करने के बाद वो मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट्स एक्युमुलेट करने के बाद वो क्या है, मटेरियल है, या तो इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल हैं या एक्युमुलेट करने के बाद मटेरियल है। तो एक चीज बताना, शुरू में मैंने ऐसे 300 को अप्लाई करके एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई होगी, एक ऑडिट प्लान बनाया होगा, है कि नहीं। अब जब ऑडिट करते वक्त मैंने ये पाया कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है, अब हो सकता है जब मैंने प्लानिंग करी होगी, जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो मैं ये मान के चला हूंगा कि भाई मुझे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिलने वाले, सब कुछ बहुत सही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छा होगा, मेरी कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन ऑडिट करते वक्त, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त मैंने पाया कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो तो मटेरियल है। तो ऐसा भी तो हो सकता है मुझे अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है मुझे अपना प्लान रिवाइज करना पड़ जाए। तो जैसे ही मैंने देखा कि मिस स्टेटमेंट्स जो हमने एक्युमुलेट करे हैं वो मटेरियल हैं, मैं डिटरमाइन करूंगा वेदर देयर इज अ नीड टू रिवाइज द ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान। मतलब ऐसा 300 का इंप्लीकेशन भी आ गया, ऐसे 300 का इंप्लीकेशन भी आ गया। अब देखो भाई, अब मेरे को मिस स्टेटमेंट्स मिला, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सीधा सीधी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूं। शुड आई स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडिफाई माई रिपोर्ट कि मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल? Should I straightforward modify my report? Yeah, my objective is to first get it corrected. My main objective is to get it corrected. If the management corrects it, तो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मेरे को modified opinion देना है, मेरा मैनेजमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड ना हो। तो जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल हैं, तो इन दैट सिचुएशन अब मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा, और कम्युनिकेट करके क्या बोलूंगा मैनेजमेंट से, इसको करेक्ट कर दीजिए। अब तुम लॉजिकली सोच के बताओ, यहां 2 सिनेरियोस बनेंगे। कौन से 2 सिनेरियोस बनेंगे? एक में वो करेक्ट कर देगा, एक में वो करेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लॉजिकली सोचो, अभी कुछ दिमाग अप्लाई करो, जो मैं पूछ रहा हूं दिमाग अप्लाई करो। ठीक है, या तो मैनेजमेंट करेक्ट कर देगा या मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा तो क्या करोगे, मॉडिफाई कर दे? कम्युनिकेट करेंगे किसको?
TCWG को। मतलब तुम्हें को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम लोग खुद ही सब कुछ बता रहे हो। बताओ, बेकार में फीस दिया तुमने, सब कुछ तुम्हें आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको? TCWG को। लॉजिकल सी चीज है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको? TCWG को। ठीक है, ये लॉजिकल सा चीज है, तो समझ में आ रहा है। फिर TCWG भी कुछ नहीं करता, करेक्ट नहीं करता, तो अपन देखेंगे अपना रिपोर्टिंग में क्या करना है। अब दूसरा सिनेरियो है कि मैनेजमेंट करेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? करेक्ट कर देता है, तुम्हारे बोलने पे मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट कर देता है। अब क्या करोगे भाई? क्या क्या? हाँ, करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारा ऑडिट वहीं खत्म। अब मान लो, सुनो, अब एक और सिचुएशन पूछ रहा हूं तुमसे। मान लो तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ का मिस स्टेटमेंट। अब तुमने उसे कम्युनिकेट किया और बोला कि देखो मुझे पता चल गया तुम्हारे इसके साथ अफेयर चल रहा है, ये है वो है, इसको छोड़ दो, करेक्ट कर लो, ये चीज़ें सही कर लो। या तुमको उसके कुछ गलत आदतें पता चली, तुमने बोला कि भाई ये सही कर लो, तो तुम्हारे बोलने पे उसने क्या कर लिया? सही कर दिया। अब तुम क्या करोगे? अब एक चीज बताना, शक एक ऐसी बीमारी है कि एक बार तुमको हुआ तो भाई उसके बाद तुम एकदम चुपचाप तो नहीं बैठोगे। अगर तुम्हारे बोलने पे उसने सही भी कर दिया ना, तब तुमको क्या लगेगा पता है? नहीं, तुमको ये लगेगा कि ठीक है यार, इसके बारे में भी इसने तो मुझे बताया नहीं था, इसका अफेयर चल रहा है, या ये जो चीज है इसके बारे में इसने तो मुझे बताया नहीं था, वो तो मेरे को पता चल गया और मेरे बोलने पे इसने करेक्ट कर दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा और भी मामला हो जिसका मुझे पता ना हो। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा, तो तुम क्या करोगे? और तहकीकात करोगे और पता लगाने की कोशिश करोगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि अभी तक मुझे पता नहीं है। तो अब अगर मैनेजमेंट ने पहले से मिस स्टेटमेंट का बताया होता तो अलग चीज है, तुमको तो खुद से पता चला, तुम्हारे बोलने पे मैनेजमेंट ने करेक्ट भी कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे मन में क्या डाउट आएगा कि ऐसे और भी तो मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो तुम क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तुम्हारा जो नॉर्मल दिमाग है वो ये बोलेगा कि अच्छा मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, चलो भाई वेल एंड गुड, अब मैं शांति से क्या कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं ऑडिट में, ज्यादा से ज्यादा अपने की ऑडिट मैटर पैरा में इंक्लूड कर दूंगा, बता दूंगा कि ऐसा ऐसा मिस स्टेटमेंट मिला था, मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, भाई उसने करेक्ट कर दिया। लेकिन अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एक बार मिस स्टेटमेंट आपको मिल गया तो आप और प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, ये देखो कि भाई ऐसे और भी तो मिस स्टेटमेंट्स नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो अगर मैनेजमेंट करेक्ट भी कर देती है ना, परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स टू एंश्योर इफ मोर मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। एक तरीके से ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दिमाग में ट्रिगर नहीं करेगा। मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती फिर तो तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट तुम्हारे बोलने पे करेक्ट नहीं किया, तो तुम पहले ये देखोगे, सबसे पहले रीजन इवैल्यूएट करोगे, रीजन कि तुम्हारे बोलने पर भी मैनेजमेंट क्यों करेक्ट नहीं कर रहा। तुम ये देखोगे कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो मटेरियल हैं क्या? जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल है क्या? तुम्हारा कंसर्न किस चीज से है? मैटेरियलिटी से है। तो तुम्हारा ये कंसर्न होगा कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है मटेरियल है क्या? बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ एमएम, या बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ। अब देखना, इवैल्यूएट किया तुमने, क्या इवैल्यूएट किया कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल हैं क्या? बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, based on the nature and size of misstatement, and also based on effect of uncorrected material misstatement of prior period। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान नहीं आएगा, effect of uncorrected material misstatement of prior period। अब मान लो प्रायर पीरियड, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी कोई मिस स्टेटमेंट था, पिछले साल का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई मिस स्टेटमेंट था, मगर तुमने उसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त मटेरियल नहीं था। तुमने क्या कर दिया था? उसे इग्नोर कर दिया था लास्ट ईयर क्योंकि उस वक्त वो मटेरियल नहीं था। लेकिन एक चीज बताओ, तुमने उसे डॉक्यूमेंट करके रखा होगा कि नहीं होगा? रखा होगा डॉक्यूमेंट करके, ठीक है।
मान लो तुमको पिछले साल इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कोई 40,000 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला था, जो तुमको लगता है कि उस वक्त मटेरियल नहीं था, तुमने उसको इग्नोर कर दिया था, बट तुम्हारे रिकॉर्ड्स में तो है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स में तो है, ठीक है। अब इस साल जब तुमको मिस स्टेटमेंट्स मिल रहा है, जब तुम उनका एग्रीगेट ले रहे हो, उसको समअप करके देख रहे हो, ठीक है, मान लो तुमको इस साल का समअप मिल गया 1,80,000, तुमने छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट्स को जब एग्रीगेट निकाला तो उसका समअप कितना हो गया 1,80,000, और तुम्हारा मैटरलिटी लेवल है 2 लाख, तुम्हारा मैटरलिटी लेवल है 2 लाख, तो एग्रीगेट ऑफ करंट ईयर मिस स्टेटमेंट में मटेरियल नहीं है, बट पिछले साल का भी एक मिस स्टेटमेंट का फिगर है जिसको मैनेजमेंट ने अभी तक करेक्ट नहीं किया है, पिछले साल का भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है, तो तुम उसको भी तो कंसिडर करोगे। अगर पिछले साल के मिस स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया होता तो तुम उसको कंसिडर नहीं करते, बट अगर पिछले साल के मिस स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है तो तुम उसको भी तो कंसिडर करोगे। तो एग्रीगेट लेते वक्त तुमने जो करंट ईयर के मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं तुम उसका भी इफेक्ट देखोगे, और अगर प्रायर पीरियड का कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है तुम उसको भी देखोगे। तो इवैल्यूएट करोगे कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है क्या वो मटेरियल है, एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मेटल मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। अब अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, स्टिल मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है, तो अब तुम किसको कम्युनिकेट करोगे, TCWJ को कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट करोगे इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट विद दोस्त एज गवर्नेंस, और दोस्त एज गवर्नेंस से क्या रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज इन मिस स्टेटमेंट्स को सही कर दीजिए, सही कर दीजिए, ठीक है। अब तुम्हारे बोलने पर भी अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी मिस स्टेटमेंट को सही नहीं करता है, तुम्हारे बोलने पर भी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उन मिस स्टेटमेंट्स को सही नहीं करता है, तब तुम क्या करोगे, मॉडिफाई द ओपिनियन। मॉडिफाई द ओपिनियन एग्जैक्टली बोलना गलत रहता है, तो स्टैंडर्ड में भी वर्ड क्या यूज किया है, कंसीडर द इंप्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब प्रैक्टिकली तो मॉडिफाई होगा, बट कंसीडर द इंप्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट कि एज पर द मैटरलिटी, एज पर एवरीथिंग, कि भाई उसका एग्जैक्ट इंप्लीकेशन क्या रहेगा तुम्हारे रिपोर्ट में। कंसीडर द इंप्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। तुमको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, तुमको एडवर्स देनी है, डिस्क्लेमर तो आएगा नहीं, डिस्क्लेमर तो आएगा नहीं, इंफॉर्मेशन तो मिली है, मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल भी है, तो भाई लॉजिकल सी चीज है कि तुम या तो क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या एडवर्स ओपिनियन दोगे, ठीक है। अब साथ ही साथ तुम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट को बोलोगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बोलोगे कि आप मेरे बोलने के बाद भी मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप ये मानते हो कि ये मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल नहीं है, बेकार के मिस स्टेटमेंट्स है, बेकार में मेरे को ऑडिटर परेशान कर रहा है, मेरे बोलने के बाद भी वो करेक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या लग रहा है सामने वाले को कि अरे यार बेकार के मिस स्टेटमेंट्स है, ये मटेरियल है। सर हो सकता है सामने वाला इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट कर रखा हो, मतलब एक fraud। सामने वाला इंटेंशनल कर रखा हो तो हम तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे, हम तो एडवर्स ओपिनियन देंगे उस सिचुएशन में, अगर सामने वाला ने जानबूझ के वो कर रखा है। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अब सामने हम एज ऑडिटर क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे मैनेजमेंट को, आप हमें राइटिंग में लिख के दो कि आपको लगता है कि ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, हम सामने वाले को बोलेंगे। अब उसका क्या इंटेंशन है हमें नहीं पता, बट हम तो अपने तरफ से सेफ्टी दिखाएंगे ना कि भाई तुम करेक्ट नहीं कर रहे मेरे बोलने पर भी, मतलब तुमको लगता है बकवास की बातें हैं, तुमको लगता है मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो तुम एक काम करो, मुझे राइटिंग में लिख के दो कि हमें लगता है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो हम मैनेजमेंट से राइटिंग में लिख लेंगे, जैसे एडिशनल सेफ्टी, जस्ट एज एडिशनल सेफ्टी, एक एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एडिशनल एविडेंस, कि हमने मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लिया कि भाई मैनेजमेंट का मानना है कि ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, कि कल को हमारे ऊपर कोई बात ना है, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड ने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट देके छोड़ा हुआ है, बस आपको इतना ही याद रखना है स्टैंडर्ड में, इतना ही स्टैंडर्ड है, दैट्स इट। बाकी स्टैंडर्ड्स की तरह कोई फैक्टर्स नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये समझ में आ गया होगा कि जनरली स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इंटरलिंकिंग के फॉर्म में आएगा, वो केस स्टडी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो मैंने पार्ट डिस्कस किया था पूरा, वो तो आपके लिए बैकग्राउंड था, टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टैंडर्ड। मेनली तो अपने को जो डिस्कस करना है ये वाला फ्लो डिस्कस करना है, जो अपने को पढ़ना है ये वाला फ्लो पढ़ना है, कि आपने देखा कि मिस स्टेटमेंट्स जो एक्युमुलेटेड है वो मटेरियल है। क्या देखा कि जो मिस स्टेटमेंट्स एक्युमुलेट हुए हैं वो मटेरियल है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमाइन करोगे नीड टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रेटजी ऑब्लिक प्लान, ठीक है, और कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट को क्या बोलोगे, करेक्ट इट। मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है
तो परफॉर्म करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एंश्योर इफ मोर मिसस्टेटमेंट रिमेन्स। अब स्टैंडर्ड के अंदर ये बात बोली भी नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुम चीजों को को रिलेट करके पढ़ोगे तो यहां पे अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है तो प्रैक्टिकली एक चीज क्या आ सकती है पता है, यू विल इनकॉर्पोरेट अबाउट द सेम इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। You will incorporate about the same in the key audit matters paragraph। एक लॉजिकल तुम इंटरलिंकिंग करो तो, क्योंकि उस स्टैंडर्ड में क्या था कि ऑडिट करते वक्त जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज तुमको मिला जिसके बारे में तुम्हारा कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना है, मतलब तुमको मिस स्टेटमेंट वगैरह मिला रहेगा, तुमने कम्युनिकेट किया रहेगा और उन्होंने करेक्ट कर दिया होगा, इसलिए तुम वहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो उसके बारे में तुमको क्या करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है की ऑडिट मैटर में। तो भले ही स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है बट लॉजिकली अपने को समझ में आता है कि भाई यहां पे वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अबाउट द सेम इन द की ऑडिट मैटर्स। एग्जाम में लिख सकते हो क्या, एग्जाम में लिख सकते हो क्या, एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन आ गया अब तुमको की ऑडिट मैटर वाला पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो क्या, प्रैक्टिकली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रेजेंटेशन के अंदर मैं जब तुमको सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन में जो मैं तुमको 3 पैराग्राफ सिखाया था ना, इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन एंड कंक्लूजन, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ठीक है, उसके अंदर जब तुमको लगता है ना तुम्हारे पास एडिशनल ज्ञान है देने के लिए, कुछ अच्छा ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है और तुमको पता है कि यार तुमको देना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारे दिमाग में, तो उसको तुम मेन आंसर में इनकॉर्पोरेट मत करो। अब तुम क्या करो, वो 3 पैराग्राफ्स दे दिए ना, मतलब जो भी ये प्रेजेंटेशन की चीजें मैंने तुमको सिखा रहा हूं ना, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत टेक्निकली सोचकर, विजुअलाइज करके सिखा रहा हूं। अब तुम मेन आंसर में अगर लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर को बहुत पसंद भी आ जाए, हो सकता है एग्जामिनर उसको ही तुम्हारा मेन आंसर मार के कहीं तुम्हारा मेन आंसर ही स्ट्राइक ऑफ ना कर दे, दोनों चीजें हैं। अब तुम एक चौथा पैराग्राफ वहां पे इंसर्ट कर दो, एडिशनल रेफरेंस, एक चौथा पैराग्राफ वहां पे इंसर्ट कर दो, एडिशनल रेफरेंस या एडिशनल कंसिडरेशंस, एडिशनल कंसिडरेशंस। अब तुम्हारा मेन आंसर तो कंक्लूजन तक खत्म हो गया है, अब तुम एग्जामिनर को वहां अपना नॉलेज दिखा सकते हो 1-2 लाइन में, एडिशनल कंसिडरेशंस। ऑडिटर कैन ऑल्सो रिपोर्ट अबाउट द सेम इन द की ऑडिट मैटर, ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर दिस, तो वो तुम अपना एडिशनल ज्ञान वहां पे दिखा सकते हो। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका माना जाता है। क्लियर है? सेम चीज तुम टैक्स में अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज तुम लॉ में अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता तो तुम रीजन इवैल्यूएट करोगे कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मैटेरियल है कि नहीं है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको भी कंसिडर करोगे। और अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है, मैनेजमेंट ने अभी भी करेक्ट नहीं करा, तो तुम कम्युनिकेट करोगे इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स विद दोस्त चार्जर गवर्नेंस, उनसे रिक्वेस्ट करोगे प्लीज इसे करेक्ट कर दीजिए। अगर फिर भी मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया तो ऑब्टेन करोगे WR की मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल नहीं है, आपके हिसाब से इमैटेरियल है, और कंसिडर करोगे इंप्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड। सिंपल सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंटरलिंकिंग होकर आए, क्योंकि तुम देखो यहां पे ऐसे 300 का भी रेफरेंस आ गया, 315 का आ गया, 330 का आ गया, 320 का आ गया, 705 का आ गया, तो काफी सारे स्टैंडर्ड्स का यहां पे अपने को रेफरेंसेस देखने को मिल गया। ठीक है, और मैं एग्जामिनर हूं ना, कुछ भी बन सकता है यार क्वेश्चन, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछकर सीधा सीधी तुमको केक वाक नहीं देकर एक मिस स्टेटमेंट है, बताओ तुम क्या करोगे, तुमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, मैनेजमेंट ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम क्या करोगे, या तुम्हारा कंसिडरेशन क्या होगा, वैसा नहीं करके मेरे को अगर 13 क्वेश्चन बनाना होगा ना, मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसमें दिखा दूंगा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, तुमको बता देगा वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालो, तुमने देखा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और है, फिर वो तुमसे पूछ लेगा कि अब बताओ भाई कि ऑडिटर इस रिगार्ड में क्या करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा करेक्ट करो, मैनेजमेंट करेक्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो रिपोर्टिंग करेगा। तो क्वेश्चंस बहुत अलग लेवल पे बन सकता है, क्वेश्चन किसी भी लेवल पे बन सकता है, और आईसीए का कुछ नहीं पता वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? तो छोटा सा स्टैंडर्ड है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ऐसे 450। काश
भगवान करे सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे ही होते हैं, है ना।